वेलकम इन एनसीईआरटी व्यू दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। बच्चों, ये आपको सभी को बहुत ध्यान से पढ़ना है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो हार्मफुल हैं। हमने पहले देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कितना अच्छा है। अब हम देखने जा रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए हार्मफुल है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से डिजीज़ होती है ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो ऐसे डिजीज़ फैलाते हैं उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। तो मैं बता रही थी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ फैलाते हैं उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारे खाने को, कपड़े को, लेदर को, इनको क्या कर देते हैं? स्पॉइल कर देते हैं। अब पढ़ते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि मानव में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे डिजीज़ फैला रहे हैं उनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे हम। पैथोजेंस एंटर और बॉडी, ये पैथोजेंस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही रूप है। ये हमारी बॉडी में एंटर करता है, किससे? जब हम सांस लेते हैं या खाना खाते हैं या फिर कुछ पीते हैं उसके द्वारा। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ इन्फेक्टेड पर्सन। ये क्या करते हैं? डायरेक्ट भी फैल सकते हैं, यानी डायरेक्ट भी हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। अगर हमें इन्फेक्टेड पर्सन है या फिर एनिमल्स हैं उनको ऑलरेडी हो रहा है ये डिजीज़, तो जब भी वो क्या करेंगे, खांसते हैं या फिर छींकते हैं, उनसे हमें भी ये बीमारी हो सकती है। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट आर को कम्युनिकेबल डिजीज। तो ऐसे डिजीज़ जो कि किससे फैलती हैं? एयर से फैलती है, वाटर या फूड से या फिजिकल कॉन्टैक्ट से, उन्हें क्या बोलेंगे हम? कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलेंगे। ऐसे डिजीज़ कौन कौन से हैं? क्लेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। जो कॉमन कोल्ड होता है यानी कि जब भी कोई पर्सन होता है वो सफ़र करता है ठंड से, कहते हैं ना ठंड लग जाती है, उसमें जब भी क्या करता है, छींकता है, तो छींकने से वाटर की ड्रॉपलेट उसकी नाक से निकलकर हवा में मिक्स हो जाती है और ये इसमें ही क्या पाए जाते हैं? थाउजेंड ऑफ वायरस पाए जाते हैं जो कि एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। और जब भी ये एयर में आते हैं, तो जब भी एयर में हेल्थी पर्सन कॉन्टैक्ट में आता है तो ये वायरस क्या करते हैं? हेल्थी पर्सन के बॉडी में एंटर कर जाता है, जिससे ये इन्फेक्शन कर देता है। अब वो जो पूछ रहा है ये कम्युनिकेबल डिजीज से कैसे बचा जा सकता है, तो पहेली ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। पहेली ने कहा है हमें हमारे पास क्या रखना चाहिए? हैंडकरचीफ रखनी चाहिए जो हमें नोज और माउथ को कवर करे जब भी हम क्या करें? छींकें। उससे क्या होगा? जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो दूसरे पर्सन को वो डिजीज नहीं दे पाएगा। साथ ही हम एक और काम कर सकते हैं, हम ऐसे पर्सन से क्या करते हैं? डिस्टेंस मेंटेन करके रख सकते हैं। दीज आर सम इंसेक्ट एनिमल्स विच एक्ट एज करियर्स टू डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ऐसे ऐसे डिजीज घरों में कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह किसी के थ्रू फैलाए जाते हैं। जैसे कि हाउस फ्लाई है, मक्खियाँ तो घर में होती ही हैं, है ना? और जो ये फीलिस होती है गार्बेज पे सिट करती है, यानी बैठती हैं गार्बेज पे, कचरों पे, और वहाँ से या फिर एनिमल्स की एक्सक्रेटा से, यानी एनिमल्स की पोटी होती है वहाँ पे बैठ जाती है ना, कचरों में पाई जाती है। और ये यहाँ पे बैठ कर उनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करती है? खुद की बॉडी पे स्टिक कर लेती है और फिर ये जो पैथोजेंस हैं ये उसकी बॉडी पर लग कर, और जब भी फूड होता है, फूड यानी कि खाने के सामान के ऊपर जब भी ये बैठती है तो ये ट्रांसफ़र कर देती है खाने में पैथोजेंस को। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. जब भी इस खाना को खाया जाएगा तो वो पर्सन क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप द फूड कवर्ड। इसलिए हमेशा बताया जाता है कि हमें खाने को कवर करके रखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ऐसे खाने को जो कवर्ड ना हो। अनदर एग्जाम्पल ऑफ करियर इज़ द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। जो आपने सुना होगा एनाफिलिस मॉस्किटोज़ के बारे में, जो क्या करते हैं? एक मलेरिया का क्या करते हैं? बीमारी करते हैं। फीमेल एडिस मॉस्किटोज एक्ट हैज़ करियर ऑफ डेंगू वायरस। और इसके अलावा जो एक एडिकेस मॉस्किटो होता है वो क्या करता है? डेंगू या वायरस फैलाता है। इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, मलेरिया को या फिर डेंगू को? पहले क्या बता रही है? वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट द वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। आपके टीचर्स हमेशा ये क्यों कहते हैं जब भी आपके आसपास में पानी बारिश की वजह से इकट्ठा हो जाता है तो उसे आपको निकाल देना चाहिए। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। जितने भी मॉस्किटोज हैं वो वाटर में ब्रीड करते हैं। ब्रीड यानी अपने जैसे बहुत सारे बनाना। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। इसलिए हमें कभी भी वाटर को कहीं भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। इन कूलर, टायर्स, फ्लोर पॉट etc। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन द ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। यानी कि हमें अपने चारों तरफ एकदम क्या रखना चाहिए? साफ़ सफाई रखनी चाहिए, सूखा रखना चाहिए। इसी से मॉस्किटोज़ हैं से हम बच सकते हैं। ट्राई टू मेक ए लिस्ट टू मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। आपको एक लिस्ट बनानी है आज ही घर जाके, और आप बताएंगे कि मलेरिया से कैसे बचा जा सकता है। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी गई है, ये किसके हैं? सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे डिजीज जो कि अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं उसके बारे में। जैसे टीबी है वो बैक्टीरिया से होती है और एयर की वजह से होती है, एयर से आपको होती है। अब इसका क्या प्रिवेंशन है? कीप द पेशेंट्स इन कंप्लीट आइसोलेशन। जब भी किसी को होती है आपको क्या करना है? उस पर्सन को हमेशा क्या करना चाहिए? सबसे सेपरेट रखना चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए? वैक्सीनेशन करवाना चाहिए इसका, ठीक है? क्या करना चाहिए? वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। अब है मीजल्स,
चिकन पॉक्स, पोलियो, ये क्या है, ये किससे होता है, वायरस से होता है। ये आपको याद करने वाली चीज़ है कि वायरस से कौन कौन सी डिजीज़ होती है और बैक्टीरिया से कौन कौन सी होती है। और ये भी याद करना है बच्चों कि एयर, ये तीनों किससे होती है, एयर से होती हैं। और जिसमें चिकन पॉक्स और पोलियो किस वजह से हो रही है, एयर और वाटर से, जबकि पोलियो तो किससे हो रहा है, एयर और वाटर से, जबकि चिकन पॉक्स होता है एयर और कॉन्टैक्ट से। ठीक है, ये आपको याद करना है। अब देखो क्लेरा, ये बैक्टीरिया से, टाइफाइड बैक्टीरिया से, हेपेटाइटिस वायरस से और मलेरिया प्रोटोजोआ से हो रही है। अब ये फैलता किससे है, क्लेरा आपका फैलता है वाटर और फूड से, और टाइफाइड वाटर से, हेपेटाइटिस वाटर से, और मलेरिया मॉस्किटोज से। अब इनके बचाव भी बताइए। हेपेटाइटिस से बचा जा सकता है अगर आप क्या करें, उबला हुआ पानी पिए और साथ में वैक्सीनेशन ले इसकी, और मेंटेन पर्सनल हाइजीन। और आपको क्या करना चाहिए, टाइफाइड हो गया तो आपको पर्सनल हाइजीन है वो रखनी चाहिए, ठीक है, साफ़ सफाई रखनी चाहिए, और उबला हुआ और अच्छा खाना खाना चाहिए, और वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। अगर कभी किसी को मलेरिया हो जाता है, मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है, और ये मॉस्किटोज से फैलता है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए कहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटोज हो जाते हैं वाटर में, ठीक है, और वैक्सीनेशन लेना चाहिए। सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन्स थियर मोर ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर सॉन इन टेबल 2.1। हमने 2.1 में सभी जो डिजीज़ हैं वो देख लिए, और उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से वो देख लिया है, और वो कैसे फैलते हैं, किसके थ्रू फैलते हैं ये देख लिया, और उनका कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है ये देख लिया। ये इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों, और आपको याद करनी है ये। डिजीज कजे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब देखो ये ह्यूमन बींग्स का पढ़ा था हमने, अब पढ़ेंगे एनिमल्स में कैसे होती है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स में भी फैलती हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज ए डेंजरियस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरियम। जो ह्यूमन में एक एंथ्रेक्स एक डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिजीज होती है जो कि बैक्टीरियम के थ्रू फैलती है, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय ए वायरस। उस किसके पाँव या फिर मुंह में एक डिजीज हो जाती है कैटल्स में, जो कि वायरस के वजह से होती है। अब ये पढ़ लो बच्चों, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट कोच 1876 डिस्कवर्ड बैक्टीरियम, जिन्होंने बैक्टीरियम को डिस्कस किया था, है ना, डिस्कवर किया था। बैक्टीरियम क्या है, ये एक डिजीज होती है, एंथ्रेक्स डिजीज होती है, उसको फैलाता है बैक्टीरियम। विच कॉज एंथ्रेक्स डिजीज, यहाँ लिखा हुआ बैक्टीरियम, कौन सा बैक्टीरियम, बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। अब क्या है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट में डिजीज फैलाते हैं। बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल, अदर्स। ऐसे प्लांट्स में क्या करता है, ये डिजीज पाई जाती है। डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप। डिजीज है वो क्या करता है, जहाँ पे बहुत सारी फसल उगनी होती है वहाँ पे बहुत कम मात्रा में फसल रह जाती है। सच प्लांट डिजीज दे कैन बी कंट्रोल बाय, और इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। अब कौन कौन सी डिजीज है देखते हैं हम। यहाँ पे बच्चों ये जो डिजीज है, एक तो सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ वीट, येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी। किससे फैलती है, बैक्टीरिया से सिट्रस, रस्ट ऑफ वीट फंगी से, और येलो मोजेक ऑफ भिंडी वायरस से। जो बैक्टीरिया है वो कहाँ से मिलेगा, एयर से। फंजाई ये कहाँ से मिलेगा, एयर सीड से, और वायरस है वो इंसेक्ट से। यूज़ द सर्टन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स। क्या करना है, ऐसे केमिकल्स को यूज़ करना है जो कि इन माइक्रोब्स को मार दे। किन माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को, फंजाई को और वायरस को। फूड पॉइजनिंग आपने कई बार सुना होगा, कई बार आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं, या फिर कई भैया बड़ी दीदी उनको सुना होगा कि उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है। ये क्या है, बूजो ने क्या किया, अपनी फ्रेंड को इनवाइट किया पार्टी में, और उसने बहुत सारा खाना खा लिया। जब वह घर पे पहुंचा तो उसे वॉमिटिंग हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा उसे देखकर कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। पहेली वॉन्डर्स व्हाट इज द फूड पॉइजन। फूड पॉइजन कुड बी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड कंजप्शन, जब भी फूड क्या होता है, खराब हो जाता है, किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड में क्या होते हैं, कई बार ग्रो होते हैं, वो क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर देते हैं, यानी हानिकारक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं। दिस मैक द फूड पॉइजनस कॉजिंग हाँ सीरियस इलनेस इवन डेथ। फूड पॉइजनिंग की वजह से आपका ना सिर्फ बीमार पड़ सकते हैं बल्कि आपकी डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फूड को हमेशा प्रिवेंट करना चाहिए ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और जो स्पॉइल्ड यानी कि ख़राब फूड है वो हमें नहीं खाना चाहिए। फूड प्रिजर्वेशन यानी कि फूड को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। वी हैव लर्न अबाउट द मेथड ऑफ यूज ऑफ प्रिजर्व स्टोर फूड ग्रेन्स। हमने पहले ही पढ़ा था कि जब भी कटाई होती है फसलों की तो उन ग्रेन्स को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। हाउ टू बी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। बट हमने ये नहीं जाना कि पके हुए खाने को कैसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इन अटैक्ड बाय फंगस। हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर ब्रेड को बाहर मॉइस्ट कंडीशन में छोड़ दिया जाए तो उनमें फंगस लग जाती है, और ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं।
और जो ये फूड होता है इसमें बैड स्मेल आती है और टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है और कलर भी चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है? पहेली ब्रोड सम मैंगोज बट सी कुड नॉट ईट them for a few days. Later she found that they were spoiled and rotten. पहले कुछ मैंगोज ले आई और उसने कुछ दिन तक खाया नहीं, बाद में वो ख़राब हो गए और सेट नहीं लगे। बट सी नो दैट मैंगो पिकल्स हर ग्रैंड मदर मैक डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन उन्हें उससे पता है कि जो उसकी दादी है वो अचार बनाती हैं, लेकिन वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। सी इज़ कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज हो गई। तो लेट अस स्टडी कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम। चलो हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे बचा जा सकता है या फिर बचाया जा सकता है फूड को, उसके बारे में पढ़ते हैं। केमिकल मेथड। सोल्स एडिबल्स ऑयल्स आर कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ से रिलेटेड कुछ आइटम्स हैं, जैसे कि सोल्ट्स और एडिबल ऑयल्स। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। और इसी वजह से ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं। इसी वजह से सोल्ट्स और एडिबल ऑयल को क्या कहा जाता है, प्रिजर्वेटिव कहा जाता है। वी एड सोल्ट एंड एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। तो अचार में अगर सोल्ट डाल दिया जाता है या फिर एसिड डाल दिया जाता है, वो क्या करता है, माइक्रोब को अचार पर माइक्रोब के अटैक से बचाता है। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। यानी बेंजोएट हुआ, सोडियम मेटा सल्फाइड हुआ, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है। ठीक है, आपको याद रखना है इसे। दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स स्क्वेज टू चेक दियर स्पॉइलेज। और आपको याद रखना है कि जो जैम्स है और स्क्वेज है वो क्या होते हैं, इनमें जो ये होते हैं प्रिजर्वेटिव होते हैं वो ऐड ऑन किए जाते हैं जिससे कि ये स्पॉइल नहीं होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको ध्यान रखा है केमिकल मेथड में सोल्ट और एडिबल ऑयल है, उसके अलावा बेंजोइड, सोडियम मेटा सल्फाइड बाइसल्फाइड है जो कि कॉमन प्रिजर्वेटिव है। ये आपको याद रखना है, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोल्ट और एडिबल ऑयल, ठीक है, और बेंजोइड और सोडियम मेटा बाइसल्फेट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सोल्ट। हम जो खाना खाते हैं उसमें नमक डालते हैं ना हम लोग, तो वो भी क्या करता है, एज ए प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, कैसे? जैसे कि मीट है, फिश है, काफ़ी सालों से यूज़ किया जाता है कॉमन सोल्ट उनमें। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सोल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रा मैंगोस्ट, टर्मेरिन etc। यानी कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। कौन? ड्राई सोल्ट। ठीक है, इस मीट से मतलब प्रिजर्व करने के लिए, फिश को प्रिजर्व करने के लिए, आंवला को, कच्चे मैंगो हैं उनको, और टैमरिन को क्या करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए सोल्ट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा प्रिजर्वेशन बाय शुगर से भी होता है, जो आप चीनी खाते हैं ना उससे। जैसे जैम, जेली, स्क्वेजेज आर प्रिजर्व बाय शुगर। ये किससे होता है? शुगर से होता है। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। शुगर क्या करता है, मॉइस्चर को ही क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो रुक जाती है और फूड स्पॉइल नहीं होता है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। इससे ऑयल और विनेगर से कैसे प्रिजर्व होता है? यूज ऑफ ऑयल विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच ए एनवायरमेंट। जो यूज़ होता है किसका, ऑयल और विनेगर का, वो किसमें, अचार में। क्यों होता है? क्योंकि ये बैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब भी हम ऐड कर देंगे ऑयल और विनेगर को, तो ऐसे एनवायरमेंट में जो बैक्टीरिया है वो जीवित नहीं रह पाता है। इसलिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट, इनमें क्या करते हैं, इनमें ये मेथड यूज़ करते हैं। इसमें देखा बच्चा, हमने पढ़ा था कि प्रिजर्वेशन ऑफ ऑयल और विनेगर, यानी कि ऑयल और विनेगर को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेटिव के तौर पे। और हम क्या करते हैं, जो सब्जी होती है हमारे, है ना, फ्रूट्स, फिश और मीट और जो ये पिकल्स है, इनमें हम क्या कर देते हैं, अगर ऑयल और विनेगर को मिला देंगे तो ये क्या करेगा, उनको ख़राब नहीं होने देगा। और हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट से भी होता है। कैसे? आपने देखा होगा, आपकी मदर क्या करती है, मिल्क लेती है और मिल्क को क्या करती है, गैस पे रखकर उससे बॉईल कर देती है ना। तो बॉईल करने से क्या होगा, जो ग्रोथ होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो रुक जाएगी। बॉईल करने से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहीं मर जाते हैं। वी कीप ओवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। और हम क्या करते हैं, उस अपने फूड को कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। लो टेम्परेचर भी जो ग्रोथ है माइक्रोब्स की वो कम हो जाती है। अब बूझो पूछ रहा है, वाई डज द मिल्क दैट कम इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल। कि ऐसा क्यों होता है कि जो पैकेट्स में आता है ना दूध, वो स्पॉइल नहीं होता है। तो उसकी मदर ने क्या कहा पता है, कि वो कह रही थी कि हाँ वो पास्चराइज्ड होता है। अब पास्चराइज क्या होता है, वो जो पूछ रहा है कि पास्चराइजेशन क्या होता है। बच्चों बताती हूँ मैं आपको पास्चराइजेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो पास्चराइजर मिल्क होता है कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग, यानी बिना उबाले इसको क्या किया जाता है, माइक्रोब से फ्री किया जाता है। कैसे? जो मिल्क होता है उसको हीट किया जाता है। क्या किया जाता है, उसको हीट किया जाता है अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। कितना? 70 डिग्री सेल्सियस, और 15 से 30 सेकंड के लिए सिर्फ। ठीक है,
15 से 30 सेकंड के लिए ही 70 डिग्री सेल्सियस पर उसको क्या किया जाता है, उबाला जाता है और उसी वक्त उसको ठंडा कर दिया जाता है और इसको स्टोर कर लिया जाता है। इस वजह से जो ये क्या करती है, जो ग्रोथ होती है माइक्रोब्स की वो स्टॉप कर देती है वहीं पे। और ये जो प्रोसेस है वो लुईस पास्चर ने क्या की थी, डिस्कवर की थी, इसलिए इसका नाम पास्चराइजेशन पड़ा। ठीक है, तो ये बच्चा ये जो आपका टॉपिक है वो आपको क्लियर होना चाहिए, पास्चराइजेशन क्या होती है। पास्चराइजेशन दोबारा बता देती हूँ। पास्चराइजेशन में क्या होता है, मिल्क को हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ 15 to 30 सेकंड के लिए। ठीक है, और तुरंत उसको ठंडा करके स्टोर कर दिया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, पास्चराइजेशन कहते हैं। और इसे किसने खोजा था, लुईस पास्चराइजर ने। ठीक है, लुईस पास्चर ने। स्टोरेज एंड पैकिंग। अब स्टोरेज और पैकिंग का मतलब क्या हुआ, कुछ आपने ड्राई फ्रूट्स देखे होंगे और वेजिटेबल्स देखे होंगे जो क्या होता है पैकेट्स में होते हैं। ठीक है, अब इन पैकेट्स में जो माइक्रोब्स है वो अटैक ना करे, इसलिए इन्हें क्या किया जाता है, एयर टाइट पैकेट में डाला जाता है, यानी जहाँ पर एयर भी एंट्री ना कर पाए। ठीक है, अब बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, अब फिर थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या। आपने पढ़ा होगा 6 to 7 क्लास में राइजोबियम के बारे में। ठीक है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, उसके बारे में। ये क्या करता है, ये लेगुमिनस प्लांट्स में होता है। लेगुमिनस प्लांट्स यानी लेगुमिनस प्लांट क्या ऐसे होते हैं जैसे दाल होते हैं ना हमारे पास, बीन्स है, पीज है ना, इनको किस कुल में रखा गया है, लेगुमिनस प्लांट्स में रखा गया है। ठीक है, इनकी जड़ों में, रूट नोडल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये क्या करता है, सिंबॉलिक रिलेशनशिप यानी वो कहते हैं ना, तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा टाइप, जो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, वैसे ही यहाँ पे क्या है कि अगर तुम मुझे फूड दोगे तो मैं तुम्हें नाइट्रोजन दूंगा, वो भी चेंज करके, है ना। उसे क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलेंगे। तो समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कई बार जो नाइट्रोजन फिक्सेशन डायरेक्टली भी हो जाता है, किसके थ्रू, लाइटनिंग यानी बिजली कड़कने से भी होता है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट, यानी कि कभी मैंने आपको बताया था जो प्लांट होता है उसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, नाइट्रोजन लेता है N2 की फॉर्म में और क्या करता है, प्रोडक्ट बना के प्लांट को दे देता है ना, उनको तोड़ के, आपस में तोड़ के और प्लांट को दे देता है नाइट्रोजन, जिससे कि प्लांट है उसको क्या करती है, हमारे प्रोडक्ट में चेंज कर देती है ना, फ्रूट में चेंज कर देती है। तो हम क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट से नाइट्रोजन ले रहे हैं, है ना, एनवायरमेंट से क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन ले रहे हैं। तो क्या ये एनवायरमेंट में नाइट्रोजन खत्म हो जाती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ये नाइट्रोजन हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। अब ये कैसे होता है, चलो हम समझते हैं। इसके लिए बच्चों नाइट्रोजन साइकिल का पढ़ना है हमें। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस है। कितनी है, 78%। ये भी याद करने वाली चीज़ है बच्चों, याद कर लीजिए इसे। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, एसेंशियल है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये पार्ट होता है प्रोटीन का, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन का। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली। जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो क्या है, प्लांट एनिमल्स से। अब इसमें होता क्या है बच्चों, देखो, जो बैक्टीरिया है, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि किसमें, मिट्टी में पाई जाती है, वो क्या करता है, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड में। और ये जो कंपाउंड है नाइट्रोजन के, ये यूजेबल हो जाती है। कौन यूज़ करता है इसको, प्लांट यूज़ करता है। ठीक है, और प्लांट है उससे नाइट्रोजन लेकर वो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। प्लांट क्या करता है, उससे प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन अदर कंपाउंड बनाता है नाइट्रोजन के, और फिर इसे एनिमल्स या फिर हम ह्यूमन बींग्स खा लेते हैं, है ना। जो ये प्रोटीन है हम यूज़ कर लेते हैं, है ना। और फिर क्या होता है, जो ये प्लांट है, वैन प्लांट एनिमल्स डाई, जब ये प्लांट और एनिमल्स क्या होते हैं, मरते हैं, तो जो बैक्टीरिया फंजाई है वो क्या करते हैं, वापस से जो कि मिट्टी में चले जाते हैं एनिमल्स और प्लांट मरने के बाद, तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया फंजाई कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन वेस्ट को, किसमें, नाइट्रोजन कंपाउंड में। ठीक है, और प्लांट इसे वापस यूज़ कर लेता है। लेकिन जब बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है वो क्या करते हैं, इसको प्रोसेस को कर रहे होते हैं, तो कुछ मात्रा में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भी बन जाती है, जो कि वापस किस में जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और इसका रिजल्ट ये होता है, जो परसेंटेज है, कितनी परसेंट है, 78% है, एटमॉस्फेयर में जो क्वांटिटी है उसकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब दोबारा हम पढ़ लेते हैं इस नाइट्रोजन सर्कल के ड्राइंग के थ्रू। देखो, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, वो क्या करता है, बिजली से भी क्या हो जाता है, किसमें चला जाता है, कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, कंपाउंड बन जाता है नाइट्रोजन का। या फिर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, कौन के, राइजोबियम बताया हमने, और क्या बताया है, ब्लू ग्रीन एल्गी बताया। ठीक है, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन लिया इन्होंने किससे, एटमॉस्फेयर से, और फिर उन बैक्टीरिया ने क्या किया, उसको नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज कर दिया। और नाइट्रोजिनस कंपाउंड है वो क्या करता है, मिट्टी में मिला देता है, और मिट्टी से जैसे ही बनता है तो प्लांट है इसको क्या करता है, ले लेता है। और फिर प्लांट को कौन खाता है, एनिमल खाते हैं, एनिमल्स में चला गया वो कंपाउंड, ठीक है, नाइट्रोजन का कंपाउंड। और जब एनिमल और प्लांट वो डेड हो जाते हैं, तो उनमें जो डेड हो जाता है, या फिर एनिमल्स का जो एक्सक्रीट्स है यानी कि पोटी है, या फिर डेथ हो जाती है, किस में जाती है, तो ये मिट्टी में जाएगी, है ना। मिट्टी में जाने के बाद जो बैक्टीरिया है वो वापस से क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन वेस्ट पे वर्क करते हैं, और उसी बीच में क्या बनती है, नाइट्रोजन गैस बनती है। जिस जो नाइट्रोजन गैस बनते ही ये किस में चला जाएगा, वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि उसकी जो परसेंटेज है वो 78% रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो यह चैप्टर है बच्चों कंप्लीट हुआ, और इसका रिवीजन जरूर कर लेना बच्चों एक बार, नाइट्रोजन साइकिल का बोल। ठीक है, थैंक यू बच्चों।